हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको कंप्लीट किया जा रहा है। तो आज हम कौन सा पेपर और कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है सब्जेक्ट ये हो जाता है। और आपका पेपर कौन सा हो जाता है, तो जो 2018 में आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। और आपको इसमें पता भी है कि आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने नंबर्स के होते हैं। तो ये आपका 50 नंबर्स का पेपर हो जाता है और इसमें क्वेश्चंस टोटल 40 आते हैं। और जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ टाइप यानी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस जो हो जाते हैं वो 15 आते हैं। उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट टाइप जो हो जाते हैं वो भी 15 रहते हैं। और उसके बाद आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है ना। तो भाई चलिए भाई फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल महोदय ने कहा, स्किनर महोदय ने कहा, ब्रूनर महोदय ने कहा या वॉगले महोदय ने कहा है। किसने कहा है, तो किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था जो कहा है वो स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है, अर्जित ज्ञान का किया जाता है, बुद्धि लब्धि का किया जाता है, आयु का किया जाता है, लंबाई का किया जाता है, किसका किया जाता है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 जो ये सूत्र हो जाता है उसमें बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। और ये सूत्र आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लस आपके अति लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है उसको आप लिखें। तो यानी ये आपका तैयार होना चाहिए अच्छे से। वो मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है। अब नवीन रचना को कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, कुछ करके सीख रहा है। और कुछ करके जब सीखेगा यानी वो सृजनात्मकता कर रहा है ना। तो यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा, योग्यता हो जाएगा, सृजनात्मकता हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा है, तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सृजनात्मकता यानी कि 100 ऑप्शन के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रचना बुद्धि रुचि व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से होना क्या कहलाता है। यानी क्या यहाँ पे हो जाता है, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्ति से भिन्न होना। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं इस तरह से इसको कर देती हूँ। भिन्न होना क्या कहलाता है, तो सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता क्या कहलाता है। तो इसमें कह रहे हैं ये कि शारीरिक रचना बुद्धि रुचि व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना। यानी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से भिन्न ना हो। ऐसे तो लगता है सभी के भाई 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, है ना, और 2 आँखें हैं, 1 नाक है, इस तरह से तो सभी। लेकिन हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है, उसकी आदतें भी भिन्न है, उसका रूप रंग भी भिन्न है। तो ये क्या कहलाता है, ये तो ये व्यक्तित्व भिन्नता कहलाता है। संज्ञानात्मकता यानी संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। किसकी कठिनाई होती है, तो शारीरिक विकास में होती है, बौद्धिक विकास में होती है, व्यावसायिक विकास में होती है, समायोजन में होती है, किस में होती है, तो बौद्धिक विकास। यहाँ पे संज्ञानात्मकता की जहाँ पे बात आती है तो वो किस में हो जाती है, वो बौद्धिक की बात हो जाती है, यानी बौद्धिक विकास हो जाएगा। और है अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत क्या कहलाता है, तो सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाएगा। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है, तो कल्पना कहलाता है, चिंतन है, तर्क है, स्मृति है, क्या हो जाएगा। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में जो चिंतन हो जाता है वो स्मृति होती है। यहाँ पे देखिए स्मृति नहीं, इसमें आपका आंसर देखिए यहाँ पे तो दिए हैं तो स्मृति है, लेकिन वैसे आपका क्या हो जाएगा, कल्पना हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कल्पना हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है, चिंतन कहलाता है, कल्पना है, स्मृति है, क्या है।
किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना जो कहलाता है वो आपका हो जाएगा तर्क हो जाएगा। और किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। समायोजन कहलाना यानी क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य है, संवेगात्मक विकास है, मानसिक स्वास्थ्य है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन जो हो जाता है वो उपयुक्त सभी यहाँ पे, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य भी है, संवेगात्मक विकास भी है, मानसिक स्वास्थ्य भी है, ये सभी हो जाएंगे। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिगम वक्र कहलाती है, पठार वक्र कहलाती है, संप्राप्ति वक्र कहलाती है, बुद्धिलब्धि वक्र कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से मैं पढ़ लेती हूँ। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा, तो ये अधिगम वक्र हो जाएगा। और जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वो क्या करता है? तब वो चीज़ों को जल्दी सीखता है, तब वो चीज़ों को जल्दी सीखता है। ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? भाई जब आप सीखने के लिए तैयार होगे तभी तो आप सीख पाएंगे, और नहीं है तो आप दिन रात किताबें आपके पीछे पीछे कोई लेके घूमे लेकिन आप नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आप तत्पर हैं, तैयार हैं, तो आप चीज़ों को सीख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो यहाँ पे तत्परता का नियम ये हो जाएगा। और सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो किसके आधार पर सीखता है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत हो जाएगा, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो जाएगा, अनुकरण का सिद्धांत हो जाएगा, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत हो जाएगा। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुकरण का सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक, व्यवहार को परिचालित प्रेरक क्या हो जाएंगे? 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, यानी क्या कर रहा है? व्यक्ति अपने आप से उनको प्राप्त कर रहा है तो वो अर्जित हो जाते हैं। लेकिन हमें जो गॉड गिफ्टेड मिले हैं वो कौन से हो जाते हैं? तो वो जन्मजात हो जाते हैं, है ना। तो ये अर्जित प्रेरक, जितना भी आप चीज़ें सीख रहे हैं वो क्या है? अर्जित प्रेरक आपके हो जाएंगे। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि क्रियाएं आती हैं। किस में आती हैं? ध्यान के अंतर्गत आती हैं, कल्पना के अंतर्गत आती हैं, रुचि के अंतर्गत आती हैं, स्मृति के अंतर्गत आती हैं। तो अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान जो ये हो जाती हैं आपकी, वो स्मृति के अंतर्गत आती हैं। वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है समांतर माध्य कहलाता है, माध्यिका कहलाती है, बहुलक हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये आपका माध्यिका रहेगा, यानी मीडियन। तो इस तरह से आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है, और देखिए बड़ी ही स्पीड में हमने इनको आपको कंप्लीट करा दिया, और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग जो इसके पॉइंट्स है एक एक पॉइंट को उठाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका माध्यिका हो जाता है, क्या होता है माध्यिका, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। समांतर माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, और अधिगम क्या है, कल्पना क्या है, स्मृति क्या है, इस तरह से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, ज़रूर क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो भाई फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि एक लाइक तो भाई बनता ही बनता है ना। चलिए भाई अति लघु 3 टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। और ये टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? तो ये 15 क्वेश्चंस होते हैं, प्लस आपको 15 नंबर्स भी इसमें प्रोवाइड होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बालक के विकास के अंतर्गत जो शिशुअवस्था की आयु है वो कितनी है? तो इस पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी ये 3 अवस्थाएं, शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, ये 3 अवस्थाएं आपको पढ़नी है। तो पहली अवस्था यानी कि शिशुअवस्था, ये 0 से 5 वर्ष, आपको कहीं कहीं पे 6 वर्ष भी लिखी मिल सकती है, कहीं कहीं पे कितनी मिल सकती है? तो 0 से 6 वर्ष, कहीं पे आपको मिल जाएगी जन्म से
5 या 6 वर्ष। ठीक है, 5 या 6 वर्ष ऐसे लिखा मिल सकता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, जिस तरह से ऑप्शन हो उस तरह से करिएगा। और अति लघु उत्तरीय में तो आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने आपको भी बताया। और बाल अवस्था जो हो जाती है वो कब से कब तक रहती है, तो 6 से 12 वर्ष हो जाती है। और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष हो जाती है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो जो संवेग होते हैं वो हम बात कर लेते हैं। जो जन्म जब बच्चे का होता है तो वो नवजात शिशु होता है, तो इसमें मुख्य रूप से केवल 2, कितने, तो केवल 2 ही संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से, यानी संवेगात्मक अवस्थाएं व्यक्त करता है कौन सा, तो आनंद और असुविधा या निराशा। उसके बाद क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद ही, मतलब जस्ट जैसे ही जन्म होता है उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, उसमें भय और क्रोध जैसी बुनियादी संवेग भी धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। तो इस तरह से प्रेम, क्रोध और भय ये संवेग जन्म के समय पाए जाते हैं। और ये क्या है भाई, ये बच्चे में ये बने रहते हैं कि किसी को देखकर, अगर माँ को देखा तो हंस दिया, डर नहीं रखता, किसी और अजनबी बंदे को देखता है जिसको पहली बार, क्योंकि बच्चा भाई माँ के संपर्क में सबसे पहले आता है, भाई वो माँ ही जन्म देती हैं, तो माँ से नहीं डरेगा। और कोई दूसरा पर्सन उसको देख ले, छू ले, टच कर ले तो वो डर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है उसको ये अजनबी है कोई, ये हमारा कोई अपना नहीं है। फिर जब वो बच्चा रोज़ देखने लगता है तो क्या करने लगता है, फिर वो आदत पड़ जाती है, वो समझ जाता है कि ये हमारा ही कोई अपना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने क्या किया, 1983 में अपनी प्रसिद्ध क्या है, फेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इसका उल्लेख किया। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसे होते हैं, वो अपनी बात को अंदर ही अंदर रखते हैं, उनको किसी से मिलना जुलना, ज़्यादा बात करना नहीं पसंद होता है, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। तो अंतर्मुखी लोग जो होते हैं वो शांत वातावरण और एकांत पसंद करते हैं, जहाँ वे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है वो वहाँ पे नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा समूह में नहीं रहते, वो अकेले रहना या कुछ करीबियों के साथ में रहना उनको पसंद होता है और अपना समय बिताना पसंद होता है। ज़्यादा लोगों के बीच में उनको नहीं पसंद होता है। इसे कहते हैं नहीं, बहुत लोग अपने अकेले में ही मस्त रहते हैं, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। तो वो कैसे होते हैं, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के। तो उनके लिए आपको कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका मिजाज ही ऐसा है। आप कितना भी उनको डांटेंगे, कितना भी उनको समझाएंगे, लेकिन जब उनका मिजाज है 2 मिनट के लिए वो आपके पास जाके बैठ जाएंगे, और उसके बाद जब अब उनका मिजाज है तो वो मिजाज के अकॉर्डिंग वो अपना फिर अकेले में रहने लगेंगे, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है भीड़ भाड़, ये चीज़ हो जाती है। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो सामान्य की अगर हम बात करें तो 90 से 109 होती है। कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा 90 से 110 लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बुद्धि लब्धि इतनी सामान्य की होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो TAT जो हो जाता है, TAT ये बुद्धि परीक्षण है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म की, और पूछ लिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो जाता है। और इसको क्या कहा है, निर्माण किसने किया, तो हेनरी ए मरे और क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा किया गया है। और आज की सीरीज़ का अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए फटाफट से हम क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बालक के केंद्रक में जो सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो इसमें 23 जोड़े हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 23 जोड़े हो जाएंगे। और अगर ऐसे बात करते हैं यानी क्या, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो कहीं पे अगर 23 जोड़े मिल जाए तो वो भी सही है, और 46 गुणसूत्र हो जाए तो वो भी आपका सही है, ठीक है।
सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो सीखने का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यही तो होता है ना। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वो प्रक्रिया जिसमें एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल या व्यवहार का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति या समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। यानी आपने एक जगह पे वो चीज़ सीखी और कोई वैसी प्रॉब्लम दोबारा आई तो आपने उसको सॉल्व किया। जैसे क्या होता है, दो तरह की होती है, एक सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। तो सकारात्मक की अगर हम बात कर लें फर्स्ट नंबर की, तो सकारात्मक का मतलब होता है जब पहले सीखा गया ज्ञान क्या होता है, ज्ञान या कौशल किसी नई परिस्थिति में मदद करता है। यानी आपने साइकिल चलाना सीखा था पहले और आज आपको क्या करना पड़ रहा है, स्कूटर चलाना पड़ रहा है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये क्या हो जाता है, ये सकारात्मक हो जाता है। यानी आपने जो पहले ज्ञान सीखा था उसका ज्ञान, उसका जो आप अब उसको यूज़ कर रहे हैं उस तरह से आप क्या कर रहे हैं, उस हेल्प मिल रही है ना, सकारात्मक हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नकारात्मक। क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, नकारात्मक जब पहले सीखा गया ज्ञान या कौशल नई परिस्थिति में बाधा डालता है, उसमें क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। और नकारात्मक भाई नेगेटिव है यानी बाधा ही डालेगा। और क्या करेगा, इसका काम ही भाई नाम ही है नेगेटिव, यानी बाधा डालना होता है। तो बाधा डालना, जैसे दाहिने हाथ से लिखने की आदत का बाएं हाथ से लिखने में बाधा डालेगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, सीखने का स्थानांतरण, ये आपका हो गया। दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो सकारात्मक और नकारात्मक हो जाता है। बालक के कोशों पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, विकास या परिपक्वता, है ना, विकास या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विकास या परिपक्वता, जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं, है ना, परिपक्वता, पक्वता। और मैच्योरिटी किस में आती है, मैच्योरिटी उम्र से नहीं, मैच्योरिटी वर्क करने से, चीज़ों को सीखने से। और ज़्यादातर कहते नहीं कि मैच्योरिटी किन बंदों में होती है, बहुत ज़्यादा जो झेले हुए होते हैं उनके में बहुत मैच्योरिटी होती है। इतना जिनकी उम्र हो जाएगी लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं झेला है तो इतना उनको नहीं रहेगा। लेकिन जिन्होंने बहुत कुछ झेला है उनकी उम्र भी कम होती है लेकिन उनको बहुत अनुभव होता है ना, ये चीज़ आप लोग इससे सहमत होंगे। खैर चलिए, यहाँ पे हम लोग इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन बता रहे हैं हम आपको, व्यक्तित्व एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है। तो व्यक्तित्व, सिंपल सी बात है, जो मुख्य अंतर पूछा जा रहा है, जो मुख्य अंतर पूछा जा रहा है तो क्या है, व्यक्तित्व का मतलब है एक ही व्यक्ति का एक टाइम पे परीक्षण करना, सामूहिक यानी समूह में परीक्षण करना, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यही मुख्य अंतर है जो कि नाम से भी सिद्ध हो रहा है। पेवलम ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके किया। ये कहीं कहीं पे आपको पेवलम लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको पावलाव लिखा मिल जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एक ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। और उसको क्या था, पहले घंटी बजाते थे फिर भोजन रखते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया सिर्फ घंटी बजाई और भोजन नहीं रखा, लेकिन फिर भी उसके मुंह से लार निकली। तो यही इनका शोध था और बाकी इस पर हम डिस्कस करेंगे। और थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। तो थॉर्नडाइक ने अपने नियमों के अंतर्गत 3 नियम, इनके मुख्य नियम, अगर हम मुख्य नियमों की बात करते हैं तो मुख्य नियम कौन से हो जाते हैं, मुख्य नियम 3 हो जाते हैं। और अगर गौड़ नियमों की हम बात करते हैं तो गौड़ नियम 5 हो जाते हैं। और 3 नियम जो मुख्य हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक प्रभाव का नियम हो जाता है, यानी किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना। अभ्यास का नियम, यानी आप पढ़ रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ाई करी और फिर उसको रख दिया तय करके कि हमने कर ली, तो वो आपका ज्ञान स्थायी नहीं रह जाता है, आप उसको भूल जाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। और तत्परता का, यानी आप किसी चीज़ के करने के लिए अगर तैयार हैं तो कर पाएंगे, अगर तैयार नहीं है तो आप नहीं ही कर पाएंगे, भी तो इसमें लगाना ही नहीं चाहिए, नहीं ही कर पाएंगे क्योंकि आप उस काम के लिए तैयार ही नहीं हैं, है ना। तो ये नियम मुख्य हो जाते हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। और 5 नियम इनके गौड़ नियम हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जन्मजात प्रेरक। तो जन्मजात जो आपको मिलते हैं, गॉड गिफ्टेड मिलते हैं आपको, वो भूख होता है। प्यास यानी यहाँ पे देखिए, प्यास, भूख, निद्रा यानी नींद को आपको किसी को सिखाना नहीं रहता है, नींद अपने आप से इंसान सो लेता है, अपने आप से जाग लेता है। भूख जब बच्चे को भूख लगती है तब भी वो रोता है, प्यास लगती है तब भी, लेकिन उसको पता है कि हमको रोना चाहिए यानी भूख लगी है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमें गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, है ना। लेकिन जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो क्या होता है, अर्जित। जैसे आप ज्ञान ले रहे हो, है ना, वो क्या है, अर्जित है। आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ आपको सीखने को मिला, वो अर्जित है। मतलब जो भी आप चीज़ों को सीखेंगे वो अर्जित है। लेकिन भूख, प्यास और नींद ये क्या है, ये जन्मजात हैं। उसके बाद है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। तो ये जो असफलता हो जाती है वो विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्मृति हो जाएगी। और किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो सबसे अधिक बार जो संख्या आएगी वो बहुलक यानी बहुत बार। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत बार तो बहुलक, तो इसको क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। और अभी जैसा कि बताया कि इस पर डिस्कशन क्लास चलेगी तो उसमें एक एक पॉइंट को उठाएंगे। जैसे आपका बहुलक हो गया, इसको उठा लेंगे, है ना। जो आपके अभिप्रेरक होगा, इसको अर्जित क्या होता है, इसको इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्लास वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस इनको देख लेते हैं, बाकी इन पर डिस्कस हम अगले क्लास में करेंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, देखिए आप देख सकते हैं, ये PDF नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जन्म के समय किशोर अवस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना का विस्तार, यानी इसको विस्तार से समझाएं। बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व पर समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। सीखने के पठार, पावलाव का भी प्रेरणा, ध्यान एवं रुचि, शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता, स्मृति को परिभाषित कीजिए। आप कक्षा में बच्चों को भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे, भूलने की गति को रोकने के उपाय सुझाएं। और सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो इनको हम क्या करेंगे, दूसरे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इसी तरह से क्लास से जुड़े रहें और चैनल से जुड़े रहें। सबसे बड़ी बात तो है, चैनल से जुड़े रहेंगे तो क्लास से अपने आप से ही जुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।